बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय के लिए यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों जो 24 फरवरी पेपर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ। इसके ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 10वीं शताब्दी है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 14वीं शताब्दी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 20वीं शताब्दी। चार ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना यहाँ पर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ, यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसके व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर संक्षिप्त में। हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में कब हुआ था, 19वीं शताब्दी से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और ये कौन सा युग था, भारतीय युग में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तक कौन है। आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तक कौन है। इसके चार ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पर इसकी व्याख्या है, यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई। निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई। इसके चार ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है भक्ति काल है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर द्विवेदी युग है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है भारतेंद्र युग है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर छायावाद है। चार ऑप्शन दिए गए, यहां से आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई है। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र युग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहां पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में विकसित हुई। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में क्या होती, विकसित हुई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है। गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्रामीण किसान वर्ग, ऑप्शन नंबर बी शहरी माध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर डी सैनिक वर्ग। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण किसान वर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसान वर्ग के जीवन का यथार्थ का चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ईमानदारी की महत्ता, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कुरीतियां, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का महत्व। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। सभी लोग आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
ईमानदारी की महत्ता। इसकी साथ में व्याख्या भी देखते हैं यहां पर। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। अगला प्रश्न है यहां पर, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? अगला हमारा प्रश्न यहां पर, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहां पर कथा सम्राट, ऑप्शन नंबर बी गद्य के कवि, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट, ऑप्शन नंबर डी साहित्यकार। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहां पर प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर राइट आंसर, यहां पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पर उपन्यास सम्राट इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर। इसके साथ में व्याख्या देखते हैं यहां पर, प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण, प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उनके उपन्यासों के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर, आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर यहां पर साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोष निकालना, ऑप्शन नंबर सी साहित्य का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी साहित्य का लेखन। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहां पर आलोचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर यहां पर साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोष निकालना, ऑप्शन नंबर सी साहित्य का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी साहित्य का लेखन। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आलोचना का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहां पर। इसके साथ में व्याख्या देखते हैं। यहां पर आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष समीक्षा करना है। आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष का समीक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर यहां पर होरी है, ऑप्शन नंबर बी सूरदास है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर घिसू है, ऑप्शन नंबर डी धनिया है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहां पर रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? चार ऑप्शन यहां पर, होरी, सूरदास, घिसू, धनिया। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहां पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहां पर रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है, रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें सूरदास एक अंधे लेकिन निडर किसान का पात्र है। अगले प्रश्न का अगला प्रश्न यहां पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? अगला हमारा प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर यहां पर कहानी है, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी निबंध है, ऑप्शन नंबर डी नाटक है। आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? राइट आंसर बताना है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? यहां पर ऑप्शन नंबर डी नाटक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर यहां पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न यहां पर, गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? चार ऑप्शन दिए गए यहां पर, निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी यहां पर नाटक है। चार ऑप्शन दिए गए यहां पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहां पर कमेंट करके। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निबंध, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर यहां पर। यहां बताया गया यहां पर गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा का विकास हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर। अगला प्रश्न यहां पर, छायावाद के चार स्तंभ में से एक नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है। चार ऑप्शन यहां पर, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। यहाँ पर 4 स्तंभ है, उसमें से क्या है, एक नहीं है। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पर यहाँ कौन सा नहीं है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं, लेकिन 4 स्तंभ में शामिल नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं, लेकिन 4 स्तंभ में क्या है, शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कामिनी किसकी रचना है। यहाँ पर कामिनी किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कामिनी किसकी रचना है, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर कामिनी छायावाद युग की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है। कामिनी छायावाद युग की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया। अगला प्रश्न यहाँ पर सभी लोग ऐसे कमेंट करें। यहाँ पर तार सप्तक का संपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर तार सप्तक का संपादन किसने किया, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर आगे यहाँ पर यहाँ दिया गया इसकी व्याख्या में, तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों का स्थान दिया गया था। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर, यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, पथ के साथी किसकी कृत है। पथ के साथी किसकी कृत है, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन नंबर निराला, ऑप्शन नंबर बी पंत, ऑप्शन नंबर सी आगे, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृत है, यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताना है। यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृत है, यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर महादेवी वर्मा। इसकी व्याख्या में दिया गया यहाँ पर, यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था। यहां बताया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर समाज सुधार, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत सुख, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन नंबर डी धर्म और अध्यात्मक। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए समाज सुधार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ व्याख्या में बताया गया यहाँ पर, प्रगतिवाद ने साहित्य में वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया। प्रगतिवाद ने साहित्य और वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर, छायावादी कवियों में नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर छायावादी कवियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पंत है, ऑप्शन नंबर निराला है, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर यहाँ व्याख्या में बताया गया यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, छायावाद से नहीं जुड़े हैं। उर्वशी किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर उर्वशी किसकी रचना है, आंसर सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी दिनकर की प्रसिद्ध क्या है कृति। यहाँ पर उर्वशी दिनकर की क्या है प्रसिद्ध कृति। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर,
गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सच सही किसकी रचना है? सच सही किसकी रचना है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करिए सभी लोग। सच सही किसकी रचना है? ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिहारी। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। बिहारी ने सच सही में श्रृंगार और नीति सुंदर चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, छायावाद किस काल का हिस्सा है? अगला प्रश्न यहाँ पर, छायावाद किस काल का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर 1900 से लेकर 1920, ऑप्शन बी 1920 से लेकर 1940, ऑप्शन नंबर सी 1940 से लेकर 1960, ऑप्शन नंबर डी 1960 से लेकर 1980। आप सही आंसर बताएं यहाँ पर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 से लेकर 1940। छायावाद का काल है यहाँ पर 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर, 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। रामचरित मानस के रचयिता कौन है? रामचरित मानस के रचयिता कौन है? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सूरदास है, ऑप्शन बी यहाँ पर तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास है, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई है। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रामचरित मानस के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। रामचरित मानस के रचयिता कौन है यहाँ पर? इसका जो इस प्रश्न का जिसका भी यहाँ पर राइट आंसर तुलसीदास आ रहा है ना, राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। रामचरितमानस भगवान राम की कथा पर आधारित एक क्या है? महाकाव्य है। इसे गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में रचा था। एक बार पुनः बता देते हैं यहाँ पर, रामचरितमानस भगवान राम की कथा है पर आधारित एक क्या है? महाकाव्य है। इसे गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में क्या बात करने वाले हैं? कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय के लिए यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों जो 24 फरवरी पेपर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस वीडियो में, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? इसके ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 10वीं शताब्दी है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 14वीं शताब्दी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 20वीं शताब्दी। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है यहाँ पर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसके व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर संक्षिप्त में। हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में कब हुआ था? 19वीं शताब्दी से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और ये कौन सा युग था? भारतीय युग में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तक कौन है? आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तक कौन है? इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद।
आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पर इसकी व्याख्या है। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है भक्ति काल है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर द्विवेदी युग है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर भारतेंद्र युग है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर छायावाद है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहां से आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई है? यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र युग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में विकसित हुई। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्रामीण किसान वर्ग, ऑप्शन नंबर बी शहरी माध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर डी सैनिक वर्ग। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? यहाँ पर इस प्रश्न का सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण किसान वर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसान वर्ग के जीवन का यथार्थ का चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ईमानदारी की महत्ता, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कुरीतियां, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का महत्व। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सभी लोग आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ईमानदारी की महत्ता। इसकी साथ में व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कथा सम्राट, ऑप्शन नंबर बी गद्य के कवि, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट, ऑप्शन नंबर डी साहित्यकार। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर उपन्यास सम्राट इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर इसके साथ में व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उनके उपन्यासों के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोष निकालना, ऑप्शन नंबर सी साहित्य का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी साहित्य का लेखन। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आलोचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोष निकालना, ऑप्शन नंबर सी साहित्य का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी साहित्य का लेखन। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आलोचना का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साहित्य की समीक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर
इसके साथ में व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष समीक्षा करना है। आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष का समीक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होरी है, ऑप्शन नंबर बी सूरदास है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर घिसू है, ऑप्शन नंबर डी धनिया है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, होरी, सूरदास, घिसू, धनिया। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमें सूरदास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें सूरदास एक अंधे लेकिन निडर किसान का पात्र है। अगले प्रश्न का है, अगला प्रश्न यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? अगला हमारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहानी है, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी निबंध है, ऑप्शन नंबर डी नाटक है। आप लोग को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? राइट आंसर बताना है यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाटक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नाटक है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर कमेंट करके, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निबंध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर। यहां बताया गया यहाँ पर गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर। अगला प्रश्न यहां पर, छायावाद के 4 स्तंभ में से एक नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। 4 ऑप्शन यहां पर, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। यहाँ पर 4 स्तंभ है, उसमें से क्या है? एक नहीं है। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पर यहाँ कौन सा नहीं है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन 4 स्तंभ में शामिल नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन 4 स्तंभ में क्या है? शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर, कामिनी किसकी रचना? यहां पर कामिनी किसकी रचना है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, कामिनी किसकी रचना है? आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। कामिनी छायावाद युग की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है। कामिनी छायावाद युग की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया? अगला प्रश्न यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। आगे यहाँ पर यहाँ दिया गया इसकी व्याख्या में, तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों का स्थान दिया गया था। यहाँ पर
अगला प्रश्न यहाँ पर, यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। पथ के साथी किसकी कृत है? पथ के साथी किसकी कृत है? सभी लोग ऐसे कमेंट करें यहां पर इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? चार ऑप्शन देंगे यहां पर। फर्स्ट ऑप्शन है निराला, ऑप्शन नंबर बी पंत, ऑप्शन नंबर सी आज्ञे, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहां पर। पथ के साथी किसकी कृत है? यहां पर राइट आंसर सभी लोग बताना है यहां पर। पथ के साथी किसकी कृत है? यहां पर सभी लोग आंसर कमेंट करें यहां पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर महादेवी वर्मा। इसकी व्याख्या में दिया गया यहां पर, यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। अगला क्वेश्चन यहां पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था? अगला प्रश्न यहां पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था? यहां बताया गया यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर समाज सुधार, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत सुख, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन नंबर डी धर्म और अध्यात्मक। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए समाज सुधार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ व्याख्या में बताया गया यहाँ पर, प्रगतिवाद ने साहित्य में वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया। प्रगतिवाद ने साहित्य और वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया था यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, छायावादी कवियों में नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर, छायावादी कवियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पंत है, ऑप्शन नंबर निराला है, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ व्याख्या में बताया गया यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, छायावाद से नहीं जुड़े हैं। उर्वशी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है? चार ऑप्शन देगा यहाँ पर, सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है? आंसर सब लोग कमेंट करें यहाँ पर। यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी दिनकर की प्रसिद्ध क्या है कृति? यहाँ पर उर्वशी दिनकर की क्या है प्रसिद्ध कृति? यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर, सत सई किसकी रचना है? सत सई किसकी रचना है? चार ऑप्शन देगा यहाँ पर, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करिए सभी लोग। सत सई किसकी रचना है? ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिहारी। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर, बिहारी ने सत सई में श्रृंगार और नीति सुंदर चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, छायावाद किस काल का हिस्सा है? अगला प्रश्न यहाँ पर, छायावाद किस काल का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर 1900 से लेकर 1920, ऑप्शन बी 1920 से लेकर 1940, ऑप्शन नंबर सी 1940 से लेकर 1960, ऑप्शन नंबर डी 1960 से लेकर 1980। आप सही आंसर बताएं यहाँ पर, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 से लेकर 1940। छायावाद का काल है यहाँ पर 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? चार ऑप्शन देगा यहाँ पर,
10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। यहां पर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? रामचरित मानस के रचयिता कौन है? यहां पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर सूरदास है, ऑप्शन बी यहां पर तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास है, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई है। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहां पर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहां पर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? यहां पर इसका जो इस प्रश्न का जिसका भी यहां पर राइट आंसर तुलसीदास आ रहा है ना, राइट आंसर यहां पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहां पर रामचरित मानस भगवान राम की कथा पर आधारित एक क्या है? महाकाव्य है। इसे गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में रचा था। एक बार पुनः बता देते हैं। यहां पर रामचरित मानस भगवान राम की कथा है पर आधारित एक क्या है? महाकाव्य है। इसे गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में क्या बात करने वाले हैं? कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय के लिए यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों जो 24 फरवरी पेपर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 10वीं शताब्दी है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 14वीं शताब्दी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 20वीं शताब्दी। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना यहाँ पर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसके व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर संक्षेप में, हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में कब हुआ था? 19वीं शताब्दी से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और ये कौन सा युग था? भारतीय युग में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तक कौन है? आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तक कौन है? इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पर इसकी व्याख्या है। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है भक्ति काल है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर द्विवेदी युग है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है भारतेंद्र युग है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर छायावाद है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहां से आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई है? यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र युग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहां पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में विकसित हुई। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्रामीण किसान वर्ग, ऑप्शन नंबर बी शहरी माध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर डी सैनिक वर्ग। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है?
यहाँ पर इस प्रश्न का सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पर गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण किसान वर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसान वर्ग के जीवन का यथार्थ का चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ईमानदारी की महत्ता, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कुरीतियां, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का महत्व। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सभी लोग आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी की महत्ता। इसकी साथ में व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कथा सम्राट, ऑप्शन नंबर बी गद्य के कवि, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट, ऑप्शन नंबर डी साहित्यकार। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर उपन्यास सम्राट इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर इसके साथ में व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण, प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उनके उपन्यासों के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोष निकालना, ऑप्शन नंबर सी साहित्य का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी साहित्य का लेखन। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आलोचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोष निकालना, ऑप्शन नंबर सी साहित्य का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी साहित्य का लेखन। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आलोचना का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर इसके साथ में व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष समीक्षा करना है। आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष का समीक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होरी है, ऑप्शन नंबर बी सूरदास है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर घिसू है, ऑप्शन नंबर डी धनिया है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? चार ऑप्शन यहाँ पर, होरी, सूरदास, घिसू, धनिया। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सूरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें सूरदास एक अंधे लेकिन निडर किसान का पात्र है। अगले प्रश्न का है, अगला प्रश्न यहाँ पर सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? अगला हमारा प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहानी है, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी निबंध है, ऑप्शन नंबर डी नाटक है। आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? राइट आंसर बताना है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाटक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न यहाँ पर गद्य साहित्य
में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नाटक है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर कमेंट करके। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निबंध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर। यहां बताया गया यहाँ पर गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर। अगला प्रश्न यहां पर, छायावाद के 4 स्तंभ में से एक नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। 4 ऑप्शन यहां पर। सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। यहाँ पर 4 स्तंभ है, उसमें से क्या है? एक नहीं है। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पर यहाँ कौन सा नहीं है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन 4 स्तंभ में शामिल नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन 4 स्तंभ में क्या है? शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर, कामिनी किसकी रचना? यहां पर कामिनी किसकी रचना है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। कामिनी किसकी रचना है? आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। कामिनी छायावाद युग की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है। कामिनी छायावाद युग की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया? अगला प्रश्न यहां पर, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर यहां पर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर आगे यहां पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग को राइट आंसर बताना है यहां पर। तार सप्तक का संपादन किसने किया? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पर। आगे यहां पर यहां दिया गया इसकी व्याख्या में, तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों का स्थान दिया गया था। यहां पर अगला प्रश्न यहां पर, यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। पथ के साथी किसकी कृत है? पथ के साथी किसकी कृत है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? 4 ऑप्शन देंगे यहां पर। फर्स्ट ऑप्शन नंबर निराला, ऑप्शन नंबर बी पंत, ऑप्शन नंबर सी आगे, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहां पर। पथ के साथी किसकी कृत है? यहां पर राइट आंसर सभी लोग बताना है यहां पर। पथ के साथी किसकी कृत है? यहां पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर महादेवी वर्मा। इसकी व्याख्या में दिया गया यहां पर, यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। अगला क्वेश्चन यहां पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था? अगला प्रश्न यहां पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था? यहां बताया गया यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर समाज सुधार, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत सुख, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन नंबर डी धर्म और अध्यात्मक। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है यहां पर। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए समाज सुधार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर। यहां व्याख्या में बताया गया यहां पर, प्रगतिवाद ने साहित्य में वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया। प्रगतिवाद ने साहित्य और वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया था। यहां पर अगला प्रश्न यहां पर, छायावादी कवियों में नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहां पर छायावादी कवियों में नहीं है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर पंत है, ऑप्शन नंबर बी निराला है, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ व्याख्या में बताया गया यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, छायावाद से नहीं जुड़े हैं। उर्वशी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर उर्वशी किसकी रचना है? आंसर सब लोग कमेंट करें। यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी दिनकर की प्रसिद्ध क्या है कृति है? यहाँ पर उर्वशी दिनकर की क्या है प्रसिद्ध कृति? यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर डी निराला है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर सच सही किसकी रचना है? सच सही किसकी रचना है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करिए सभी लोग। सच सही किसकी रचना है? ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिहारी। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर बिहारी ने सच सही में श्रृंगार और नीति सुंदर चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर छायावाद किस काल का हिस्सा है? अगला प्रश्न यहाँ पर छायावाद किस काल का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर 1900 से लेकर 1920, ऑप्शन बी 1920 से लेकर 1940, ऑप्शन नंबर सी 1940 से लेकर 1960, ऑप्शन नंबर डी 1960 से लेकर 1980। आप सही आंसर बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 से लेकर 1940। छायावाद का काल है यहाँ पर 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? रामचरित मानस के रचयिता कौन है? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सूरदास है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास है, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई है। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? यहाँ पर इसका जो इस प्रश्न का जिसका भी यहाँ पर राइट आंसर तुलसीदास आ रहा है ना, राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर रामचरित मानस भगवान राम की कथा पर आधारित एक क्या है? महाकाव्य है। इसे गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में रचा था। एक बार पुनः बता देते हैं। यहाँ पर रामचरित मानस भगवान राम की कथा है पर आधारित एक क्या है? महाकाव्य है। इसे गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में क्या इसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुपिता नंद पंत। 4 ऑप्शन देंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर कमांडी किसकी रचना है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुमिता नंद पंत। 4 ऑप्शन दे गए। यहाँ से आप सभी लोग राइट आंसर बताएं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कमांडी किसकी रचना है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। यहाँ पर साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर कमानी एक क्या है? महाकाव्य है जो मनोविज्ञान और भावनाओं के प्रतीकों को व्यक्त करता है।
इसे छायावादी काव्य का शिखर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महादेवी वर्मा। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण जीवन, किसान और समाज के संघर्ष को उजागर करता है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण जीवन और किसान और समाज के संघर्ष क्या करता है? उजागर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आप सभी को राइट आंसर बताना है। मैथिली शरण गुप्त है यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त इस प्रश्न क्या है? राइट आंसर यहाँ पर है साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य जिसमें उर्मिला के दृष्टिकोण से रामायण की कथा प्रस्तुत की गई यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर बी सुविद्या नंद पंत है। ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद है। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर। मधुशाला किसकी रचना है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य रचना है जिसमें जीवन के मदिरालय के प्रतीकों से जोड़ा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर सागर के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर सागर के रचयिता कौन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सूरदास है। ऑप्शन बी कबीरदास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर डी मीराबाई है। सभी लोग आंसर दे यहाँ पर। सूर सागर के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सूरदास इस प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया गया। यह भक्ति काव्य का प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर धर्मी भारती है। ऑप्शन बी मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर सी गिरजा कुमार माथुर है। ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ से। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। आंसर कमेंट करें यहाँ पर। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर धर्मी भारतीय। ऑप्शन बी यहाँ पर मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर धर्मवीर भारती। इस प्रश्न क्या है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। अंधा युग भारत के युद्ध के बाद परिस्थितियों पर आधार एक प्रसिद्ध नाटक है। रश्म रथी के रचनाकार कौन है? रश्म रथी के रचनाकार कौन है यहाँ पर? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद है। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। रश्मरथी रामधारी सिंह दिनकर एक क्या है? महाकाव्य जिसमें कर्ण के जीवन के संघर्षों का वर्णन किया गया यहाँ पर। गीतांजलि किस भाषा के मूल रूप से लिखी गई? यहाँ पर गीतांजलि किस भाषा के मूल रूप में लिखी गई थी? हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी। आप सभी को राइट आंसर यहाँ पर बताना है यहाँ पर। आंसर कमेंट करके बताएं। बंगाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखी गई और बाद में इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर, मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत
किसने लिखा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ तुलसीदास है, ऑप्शन बी यहाँ पर कालिदास है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कबीरदास है, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। मेघदूत किसने लिखा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर तुलसीदास है, ऑप्शन बी यहाँ पर कालिदास है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कबीरदास है, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। मेघदूत किसने लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी कालिदास इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर इसी में है, मेघदूत कालिदास के प्रसिद्ध संस्कृत काव्य यहाँ पर विरह भाव क्या आधारित है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, साखी किसने लिखी यहाँ पर? साखी किसने लिखी यहाँ पर? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। साखी कबीरदास की रचनाएं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर उपदेशात्मक बातें कही गई यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, मनुष्यता पाठ के लेखक कौन यहाँ पर? मनुष्यता पाठ के लेखक कौन यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, यशपाल, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर यशपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर। हरिहर काका कहानी किसने लिखी यहाँ पर? अगला प्रश्न यहाँ पर, हरिहर काका किसने कहानी लिखी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फणेश्वर नाथ रेणु है, ऑप्शन नंबर सी रामवृक्ष बेनीपुरी है, ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त है यहाँ पर। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। हरिहर काका कहानी किसने लिखी है यहाँ पर? इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी। इस कहानी में ग्रामीण समाज और पारिवारिक रिश्तों का वर्णन किया गया यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, तोप पाठ का लेखक कौन है यहाँ पर? तोप पाठ का लेखक कौन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बाल मुकुंद गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद है यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर। तोप पाठ का लेखक कौन है यहाँ पर? यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। तोप में व्यंग्यात्मक शैली में अंग्रेजी की नीतियों का वर्णन किया गया यहाँ पर। बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी यहाँ पर? बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी यहाँ पर? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन बी यहाँ पर प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर। बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन बी यहाँ पर प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रेमचंद। यहाँ साथ में व्याख्या भी दिया गया। इस कहानी में बड़े और छोटे भाई के रिश्तों को हास्य और व्यंग के साथ में प्रस्तुत किया गया यहाँ पर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो गया यहाँ पर, कन्यादान पाठ का लेखक कौन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन बी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। और यहाँ बताया गया है व्याख्या में कन्यादान में नारी की पीड़ा का वर्णन किया गया यहाँ पर। आज के इस सेशन में हमने यहाँ पर हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, जो 24 फरवरी को पेपर होने वाला है, वहां से सब प्रश्न उम्मीद है आने की यहाँ पर, जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हमने इस वीडियो में हमने कवर करा यहाँ पर। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।